आज हम सीधे KNR रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात कर रहे हैं। हमारे पास ना कुछ हालिया वित्तीय विश्लेषण और प्रमोटर एक्टिविटी से जुड़े पेपर्स हैं। ये कंपनी की मौजूदा हालत पर एक काफी दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। तो आज का मकसद है इन सोर्सेस को डिकोड करना, देखना कि भाई जून 2025 तिमाही के नतीजे क्या कह रहे हैं, और साथ ही ये समझना कि प्रमोटरों ने जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में बदला है उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं उसके। मजेदार बात यह है, और यहीं से थोड़ा सस्पेंस बनता है, कि एक तरफ तो आंकड़े बता रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा मतलब प्रॉफिट बुरी तरह गिरा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी के मालिक हैं यानी प्रमोटर्स, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लगता है उन्हें कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है, वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ये तो एकदम उल्टा लग रहा है ना। चलिए इसी पहेली को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। अच्छा, पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। KNR रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जैसा नाम से ही मतलब साफ है, ये रेल सेक्टर की कंपनी है। मेनली ये रेलवे वैगन्स, वो जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं, फ्रेट रोलिंग स्टॉक और उससे जुड़ी इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है। इनका काम ज्यादातर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और हेवी इंजीनियरिंग का है। और देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में रेलवे सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन है। इनसे इस सेक्टर को काफी पुश मिल रहा है। तो ये बैकग्राउंड KNR जैसी कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो ये भी बताती है कि कंपनी अपनी क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी के लिए जानी जाती रही है। पर हाँ, हाल फिलहाल कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं। तो आज हम इन्हीं फाइनेंशियल उतार चढ़ाव और शेयर होल्डिंग में जो बदलाव हुए हैं उनका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो भी इन सोर्सेज में है। तो चलिए सबसे पहले उन नंबर्स पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, जून 2025 तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और ये आंकड़े सच कहूं तो थोड़े चौंकाने वाले हैं, काफी चिंताजनक भी लगते हैं। जानकारी ये है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मतलब कुल मिला के शुद्ध लाभ गिरकर सिर्फ 55 करोड़ रुपए रह गया है। यहाँ कंसोलिडेटेड मतलब इसमें कंपनी और उसकी सब्सिडियरीज सबका मिला जुला मुनाफा है। पिछले साल इसी तिमाही में ये आंकड़ा 3.18 करोड़ रुपए था। ये लगभग 82% की भारी गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट, इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी की जो टोटल इनकम है, रेवेन्यू, उसमें भी भारी कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि ये 88.06 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी टाइम ये 142.23 करोड़ थी। ये भी करीब 38% कम है। मतलब कंपनी का बिजनेस काफी सिकुड़ा है इस तिमाही में। बिल्कुल, और ये नंबर्स सिर्फ मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। 82% मुनाफे में गिरावट और 38% रेवेन्यू में कमी, ये साफ इशारा करते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस में, कामकाज में और शायद बाजार में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड में कोई बड़ी सुस्ती आई है। ये स्थिति ऊपरी नहीं लगती, इसके पीछे शायद गहरे कारण हो सकते हैं। हाँ, और इसका असर तो फिर कंपनी के मार्जिन पर भी पड़ा होगा। जाहिर है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब आमदनी का कितना हिस्सा प्रॉफिट बन रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन यानी मेन बिजनेस से कितना कमा रहे हैं, ये दोनों ही काफी सिकुड़ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स इशारा करते हैं कि कॉस्ट प्रेशर, बढ़ती लागतें इसकी एक वजह हो सकती हैं। सही कहा। अगर हम थोड़ा और डीप जाएं, जैसा कि अवेलेबल एनालिसिस बताते हैं, तो कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स जैसे नए रेल वैगन बनाना और स्पेयर पार्ट्स बेचना, दोनों में ही गिरावट देखी गई है। अब देखिए, बाजार के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट सिर्फ एक तिमाही की बात है, टेम्पररी है, या ये किसी लंबी चलने वाली मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का संकेत है। सोर्सेस कुछ पॉसिबल वजहें भी बताते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतें, कॉस्ट इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन में दिक्कतें और शायद कस्टमर से उम्मीद से कम ऑर्डर मिलना। ऐसा लगता है कि इन सब फैक्टर्स ने मिलकर इस तिमाही के नतीजों पर असर डाला है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इसका जिक्र इन डॉक्यूमेंट्स में काफी है। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने, यानी वो लोग जिनके पास कंपनी का बड़ा हिस्सा है, उन्होंने अपने ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी OCRPS को इक्विटी शेयर्स में बदल दिया है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में, प्रेफरेंस शेयर एक तरह के स्पेशल शेयर होते हैं, और ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब
उन्हें बाद में नॉर्मल इक्विटी शेयर में बदलने का ऑप्शन होता है। प्रमोटर्स में अब वही ऑप्शन यूज किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 3.7 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं इस कन्वर्जन के तहत। जी हाँ, और ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मायने काफी गहरे हैं। इसके दो मुख्य पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला और शायद सबसे पॉजिटिव पहलू ये है कि ये प्रमोटर्स का कंपनी में भरोसा, उनकी कमिटमेंट दिखाता है। आप सोचिए, जिस तिमाही में रिजल्ट्स इतने खराब आए हैं, ठीक उसी दौरान प्रमोटर अपनी कैपिटल को प्रेफरेंस से इक्विटी में बदल रहे हैं। अब इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है पर पोटेंशियल रिटर्न भी। ऐसा वो तभी करेंगे जब उन्हें कंपनी के भविष्य पर, उसकी ग्रोथ पर यकीन हो, है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उसे भी देखना होगा। वो है शेयर डाइल्यूशन का रिस्क। देखिए, जब नए इक्विटी शेयर मार्केट में आते हैं, चाहे वो कन्वर्जन से ही क्यों ना आए, तो टोटल इक्विटी शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं, उनका कंपनी में ओनरशिप परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। और इसका असर फिर ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर जैसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर भी पड़ता है, क्योंकि अब कंपनी का मुनाफा ज्यादा शेयरों में बढ़ता है। तो ये मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है। यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। एक तरफ हमने देखा कि तिमाही नतीजे मतलब एकदम खराब हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू सब नीचे, और दूसरी तरफ प्रमोटर अपनी पूंजी को इक्विटी में डालकर अपना भरोसा जता रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? क्या प्रमोटर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इन नंबर्स में नहीं दिख रहा? इन सोर्सेस से इस कॉन्ट्रडिक्शन पर क्या समझ आता है? ये वाकई एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं इसे समझने की। जैसा आपने कहा, प्रमोटर का ये एक्शन खराब नतीजों के बिल्कुल उलट जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्रमोटर इस गिरावट को एक टेम्पररी फेज मान रहे हैं, एक अस्थायी झटका। उन्हें शायद कंपनी की लॉन्ग टर्म संभावनाओं पर मजबूत विश्वास है। हो सकता है उन्हें कुछ अंदरूनी जानकारी हो, या उम्मीद हो कि आने वाले टाइम में सरकार की रेल योजनाओं से बड़े ऑर्डर मिलेंगे, या फिर कंपनी के अंदर जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट चल रहे हैं उनसे हालात जल्द सुधरेंगे। ये इक्विटी कन्वर्जन उनके इसी लॉन्ग टर्म विजन का, भरोसे का संकेत हो सकता है। वो शायद इस तिमाही के आंकड़ों से आगे देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ भरोसा ही है, या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? जैसे मान लीजिए खराब नतीजों के बाद मार्केट का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए एक सोचा समझा कदम हो, ये दिखाने के लिए कि ऑल इज वेल। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। प्रमोटर का विश्वास जताना निश्चित रूप से मार्केट सेंटीमेंट को पॉजिटिवली असर कर सकता है, खासकर मुश्किल वक्त में। ये कहना मुश्किल है कि असल इरादा क्या है, पर ज्यादातर एनालिस्ट इसे प्रमोटर के कॉन्फिडेंस के तौर पर ही देखते हैं। लॉजिक ये है कि अगर उन्हें लगता कि कंपनी की हालत बिगड़ने वाली है, सुधरने वाली नहीं है, तो वे शायद अपनी पूंजी को इक्विटी के रिस्क में क्यों डालते। ये मुमकिन है कि उन्हें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रोजेक्ट्स की उम्मीद हो जिनके बारे में अभी पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है, पर जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अच्छा, चलिए अब जरा कंपनी के मेन बिजनेस और फ्यूचर की क्या संभावनाएं दिखती हैं, उस पर नजर डालते हैं। जैसा कि इन सोर्सेज में बताया गया है, कंपनी का फोकस तो साफ है, फ्रेट वैगन बनाना, रेल इक्विपमेंट, उनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करना, और सरकारी और प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स लेना। बिल्कुल, और मौजूदा चुनौतियों के बावजूद फ्यूचर के लिए कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में भी इसका इशारा है। पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर, सरकार का रेलवे पर जोर, मॉडर्नाइजेशन, नए फ्रेट कॉरिडोर, इन सबसे नए वैगन्स और रिलेटेड सर्विसेज की डिमांड बढ़नी चाहिए। इसका फायदा केएनआर जैसी कंपनियों को मिल सकता है। दूसरा, सिर्फ सरकारी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी फ्रेट सर्विसेज और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के बीच एक्सपैंड करने की संभावनाएं हैं। इससे कंपनी का कस्टमर बेस और मजबूत हो सकता है। और तीसरा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, प्रमोटर का भरोसा, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। जानकारी ये भी बताती है कि कंपनी ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी लागत कम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, और नए ऑर्डर लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर ये कोशिशें सफल होती हैं, तो आने वाली तिमाहियों में हम रेवेन्यू में सुधार देख सकते हैं। और अगर कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो मार्जिन भी सुधर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट वापस ट्रैक पर आ सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यानी रिस्क, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। इन सोर्सेज में उनका भी जिक्र है। एक बड़ा रिस्क है हाई ऑपरेशनल लिवरेज। इसका आसान भाषा में मतलब है कि कंपनी के फिक्स खर्चे जैसे फैक्ट्री, मशीनरी का किराया या डेप्रिसिएशन वो ज्यादा हैं,
ऐसे में अगर आमदनी थोड़ी भी गिरती है तो मुनाफे पर उसका असर बहुत ज्यादा होता है, जैसा हमने इस तिमाही में देखा भी। 82% गिरावट शायद इसी का नतीजा हो सकती है। सही पकड़ा आपने। ऑपरेशनल लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। आमदनी बढ़ने पर मुनाफा तेजी से बढ़ता है, लेकिन गिरने पर उतनी ही तेजी से गिरता भी है। इसके अलावा शेयर डाइल्यूशन का मुद्दा हमने पहले ही डिस्कस किया, वो मौजूदा इन्वेस्टर्स के रिटर्न को असर कर सकता है। एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर काफी हद तक साइक्लिकल होता है, चक्रीय, यानी इसकी डिमांड इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। अगर इकोनॉमी में सुस्ती आती है तो इस सेक्टर पर असर पड़ता है। और क्या कंपनी पर कर्ज का बोझ भी एक चिंता का विषय हो सकता है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत सीधे तौर पर डेट लेवल पर ज्यादा डिटेल नहीं देते, लेकिन ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर कंपनी पर भारी कर्ज है तो इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ उसके मुनाफे को और कम कर सकता है, खासकर तब जब आमदनी पहले से ही दबाव में हो। इसलिए कंपनी की बैलेंस शीट और उसके डेट इक्विटी रेशियो पर नजर रखना भी जरूरी होगा, ये समझने के लिए कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। तो ये सारे रिस्क मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमारे सामने जो जानकारी है उसके मुताबिक K&R रेल इंजीनियरिंग ने हालिया तिमाही में प्रॉफिट और रेवेन्यू में भारी गिरावट झेली है। ये गिरावट गंभीर ऑपरेशनल चुनौतियों या मार्केट में सुस्ती का संकेत हो सकती है, और हाई ऑपरेशनल लेवरेज ने इस असर को शायद और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और कहानी का दूसरा सिरा ये है कि इसी मुश्किल दौर में कंपनी के प्रोमोटरों ने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में बदलकर कंपनी में अपना भरोसा जताया है। ये कदम उनके लॉन्ग टर्म विश्वास को दिखाता है, लेकिन साथ ही मौजूदा शेयरधारकों के लिए शेयर डाइल्यूशन का पहलू भी लाता है। यानी कंपनी एक तरह से एक चौराहे पर खड़ी लगती है। तत्काल चुनौतियां हैं, कमजोर नतीजे, मार्जिन पर दबाव, साइक्लिकल डिमांड का रिस्क, लेकिन साथ ही लॉन्ग टर्म संभावनाएं भी हैं, सरकारी फोकस, प्रमोटर का भरोसा और कंपनी द्वारा लिए जा रहे सुधार के कदम। एकदम सही। ये एक मिलीजुली तस्वीर है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कोई भी सीधा सपाट निष्कर्ष निकालना शायद जल्दबाजी होगी। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इन सभी पहलुओं, रिस्क और रिवॉर्ड पर सावधानी से सोचना जरूरी है। और इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो शायद आगे सोचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि मौजूदा फाइनेंशियल दबाव और प्रमोटरों के भरोसे के इस विरोधाभासी माहौल में K&R रेल इंजीनियरिंग कितनी तेजी से और कितनी इफेक्टिवली भविष्य की संभावनाओं को, खासकर सरकारी योजनाओं से जुड़े बड़े अवसरों को असलियत में बदल पाती है। यानी क्या वो इन संभावनाओं को ठोस ऑर्डर और फिर टाइम पर रेवेन्यू रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि अंत में कंपनी की रिकवरी की स्पीड और उसकी डायरेक्शन इसी पर निर्भर करेगी। ये सिर्फ उम्मीदों का खेल नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत बनाने की क्षमता का टेस्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है K&R रेल इंजीनियरिंग पर यह गहरी पड़ताल आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी और उपलब्ध स्रोतों से निकले मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, किसी भी कंपनी का विश्लेषण एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। हर जानकारी को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना और अलग अलग नजरियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आज हमने उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ उसकी गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।